बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 3 मार्च और दिन है मंडे का। दो खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। पहली खबर तो ये कि अमेरिका में जो विल्सन की जानिब से पाकिस्तान की अहम और ताकतवर शख्सियात पर पाबंदी का जो बिल ड्राफ्ट किया गया था वो इसी हफ्ते पेश किया जा रहा है। इस बिल में क्या क्या है और इस बिल को एक बड़ी हिमायत मिल गई है, और इस हिमायत के बाद अब इस बिल की मंजूरी के जो चांसेस हैं वो मजीद बढ़ गए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, और इस बिल को लेकर पाकिस्तान में मौजूद ताकतवर शख्सियात क्यों परेशान हैं और सख्त परेशान है ये भी आपको बताऊंगा। और दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि इस वक्त चुनतखब हुकूमत और ताकतवरों की दौड़ें लगी हुई हैं। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है 2 हफ्तों के लिए। आज मंडे वाले दिन IMF के वफ्द ने पहुंचना था, वो पहुंच चुके हैं। अभी कुछ देर पहले ही ये खबर आई है उनके पहुंचने की। अब ये जो वफ्द है, इससे पहले भी एक वफ्द आया था, उसने भी कुछ जायजा लिया और अपनी रिपोर्ट वगैरह दी। ये वफ्द भी माशी सूरत हाल का और दीगर मामलात का जायजा लेगा और कर्ज की अप्रूवल के हवाले से जो अपनी सिफारिशात है वो देगा। मैं आपको ये वाजे करता चलूँ जी, जो लास्ट वफ्द था बज़ाहिर चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट बार से मुलाकात के बाद वो कन्विंस्ड नहीं था। पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी, ये यहाँ पर जो अदालती सिस्टम था, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, 26 नवंबर को एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि गोली इस वजह से चलाई। वो बयानिया जो है वो आज दफन हो गया है। एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हुई है अदालती महाज से, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपके साथ जो खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी है वो है उस बिल के हवाले से, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। और ये एक्ट जो विल्सन की जानिब से पेश किया जा रहा है, और इस हवाले से कुछ दिन पहले जो विल्सन ने एक ट्वीट में बताया था कि वो इस एक्ट को ऑलमोस्ट ड्राफ्ट कर चुके हैं और बहुत जल्द इसे पेश किया जाएगा। अब ये एक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों ताकतवर जो हैं वो इस एक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और सख्त परेशान है। एक तो इस एक्ट के अंदर जो विल्सन ने, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का भी जो नाम है वो लिखा हुआ, और उसके बाद जो उनकी ट्वीट्स हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से और फ्री इमरान खान के हवाले से, उससे तो सख्त ये परेशान थे ही थे। लेकिन अब ये जो बिल आ रहा है, इस बिल के अंदर जी एक चीज़ तो जो एक जवाज़ इसमें तजावीज़ जो दी गई हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल होना चाहिए, और जो लोग इस वक्त इस डेमोक्रेसी को बहाल नहीं कर रहे और जो लोग काबिज हैं, इन पर पाबंदियां लगनी चाहिए। और इस बिल को मैं आपको बताऊं कि जो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन, ये दोनों मिलकर पेश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हिमायत है जी। दो जो पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, इन दोनों को के मिलकर पेश करने का मतलब ये है कि एक बड़ी हिमायत मौजूद है। दोनों तरफ के जो मेंबरान हैं वो होंगे। और फिर जो विल्सन ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें भी की हैं, और उसने इन मुलाकातों के हवाले से तस्वीरें अपने ट्विटर पर भी शेयर की हैं, और इन मुलाकातों में उसने इस जो डेमोक्रेसी एक्ट है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल एक्ट जो है, इसकी हिमायत हासिल करने के लिए लोगों को, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, कन्विंस करने के लिए जो मुलाकातें हैं वो की हैं, और इसने कन्विंस किया भी है बहुत सारे लोगों को। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बिल यूं ही पेश किया जा रहा है। इस बिल के ऊपर बाकायदा तौर पर वर्किंग की गई है, इस बिल के ऊपर हिमायत हासिल की गई है, और फिर उसके बाद ये जो बिल है वो पेश किया जा रहा है, और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ये मिलकर जो बिल है वो पेश कर रहे हैं। फिर इस बिल के अंदर एक और ख़तरनाक बात यह है कि 30 दिन का जो वक्त है, मौजूदा जो ताकतवर हैं उनको दिया जा रहा है कि 30 दिन के अंदर जमहूरियत को बहाल किया जाए। जो एक मतलब है कि फॉर्म 47 चुनतखब हुकूमत है, या जो एक इस वक्त कंट्रोल है, सारे के सारे कंट्रोल को ख़त्म किया जाए। और जमहूरियत को बहाल करने का मतलब इमरान खान साहब की रिहाई और मैंडेट की वापसी, और फिर उसके बाद अगर नए इलेक्शंस की तरफ मामला इमरान खान साहब अगर चाहें, नहीं तो असल चीज़ तो ये है कि मैंडेट की वापसी और इमरान खान साहब की जो नशिस्तें हैं वो उनको वापस मिलनी चाहिए, और इस चुनतखब हुकूमत का खात्मा। 30 दिन दिए जाएंगे, और अगर 30 दिन के अंदर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो पाबंदियां हैं वो लगेंगी। किन किन पर पाबंदियां लग सकती हैं? मुमकिन तौर पर जाहिर सी बात है इसमें आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब का नाम लिखा गया है। इसके अलावा वज़ीर दाखिला भी हो सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं।
और फिर इसके अलावा और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट ओहदों के ऊपर, सारे जो इम्पोर्टेंट ओहदे होते हैं यानी कि जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, उन सब के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो लग सकती हैं। और पाबंदियों के बाद फिर क्या होगा कि असासे भी जब्त होंगे। और अमेरिका में पाबंदियाँ, अमेरिका की तरफ से पाबंदी लगने का या असासे जब्त करने का मतलब क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद हो जाएंगे। और पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में आप अपने हलकों में निकलने के इस वक्त काबिल नहीं रहे। तो ये वो सूरत हाल है जिस पर ताकतवर हलके सख्त परेशान है कि क्या किया जाए। दौरे किए गए मुख्तलिफ, और उन दौरों में कोशिश की गई कि किसी तरीके से ट्रंप को अप्रोच करके उसको राम किया जाए और मौजूदा रजीम को इसी तरह से चलने के लिए उससे हिमायत जो है वो ले ली जाए। लेकिन वो ट्रंप जो यूक्रेन और जो रूस का मामला है और वो जो रजीम है, उस रजीम को वो रिवर्स कर रहा है और उस रजीम के नतीजे में यहाँ पर जो रजीम हुआ तो वो कैसे इस चीज़ के ऊपर मान सकता है। यानी कि आप देखें कि पूरे यूरोप को जो है वो उसने साइड पर कर दिया और इस वक्त अमेरिका और यूरोप आमने सामने हैं। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने ये ठानी हुई है और वो इसके ऊपर पक्का हुआ है और उसने ज़ेलेंस्की को बुलाकर जो कुछ किया, और उसने खैर जो वोट भी हासिल किया वो भी इसी बुनियाद पर ही किया। उसका जो एक था वो भी यही था जी कि ये जो वार है इसको मैंने ख़त्म करना है और पीस जो है वो लेकर आना है। तो वो कैसे आपको कंटिन्यू करवा सकता है। बड़े मुख्तलिफ पैगाम पहुँचाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कहा गया जी कि अरब कंट्रीज़ के ज़रिए भी पैगाम पहुँचाने की कोशिश हुई, लेकिन वहाँ से भी यही मैसेज आया कि भी आप अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो लेकर आएँ। तो हर तरफ से सफारती ज़राए भी यही बताते हैं कि हर तरफ से इस वक्त इनको इनकार है और सख्त परेशानी का सामना है। ऊपर से ये जो बिल है वो इसी हफ्ते, ये ज़राए बताते हैं जी वाशिंगटन ज़राए, कि इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। इस हफ्ते नहीं तो हो सकता अगले हफ्ते चलें, 2 हफ्ते कर लें, लेकिन इसी वीक, ये वाला जो वीक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि IMF का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। अब से कुछ देर कबल ही, जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है 2-1 घंटे पहले वो पाकिस्तान पहुंचा है। 2 हफ्तों के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान आया है और इस IMF वफ्द ने पाकिस्तान में जो माशी सूरत हाल है इसका जायज़ा लेना है, सिफारशात तैयार करनी है और इन सिफारशात की बुनियाद पर फिर जो कर्ज है वो पाकिस्तान को जो अगली किस्त है वो मिलनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेकर जाऊंगा। इससे पहले भी IMF का एक वफ्द जो है वो आया था और उसने मुलाकात की थी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से। ये जो है वो बड़ी गैर मामूली मुलाकात थी क्योंकि कभी भी माजी में ऐसा नहीं हुआ। ये IMF वफ्द का चीफ जस्टिस से मुलाकात करने का क्या मतलब था। वजारत ख़जाना हुकाम से मुलाकात करें आप, शहबाज शरीफ जो कि चुनतखी भी सही लेकिन चलें, वज़ीर आज़म का जो अहदा होता है आप उससे मुलाकात करें, लेकिन चीफ जस्टिस से मुलाकात करने का क्या मकसद था। तो बज़ाहिर ये पता चला जी कि ज़ाहिर सी बात है IMF अगर आपको पैसे दे रहा है तो वो ये चीज़ मेक श्योर कर रहा है कि आप उसको वो पैसे लौटाएं और आप इस काबिल हों कि आप वो पैसे लौटा सकें। और कर्ज देने का मतलब ये है कि यहाँ पर फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आए, सरमायाकार जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। और सरमायाकार तभी आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं जब इंसाफ का जो निज़ाम है वो कायम हो और इंसाफ अदालतों से मिले। कुछ भी हो जाए आप अदालतों में जाएँ तो आपको इंसाफ मिल सके। तो जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह से 8 फरवरी के इंतखाबात 2024 के हुए हैं, जो आलमी इदारे रिपोर्ट्स दे रहे हैं, पतन जो रिपोर्ट्स दे रहा है, इसके बाद IMF जाहिर सी बात है आंखें तो उसने बंद नहीं की हुई, सारी चीज़ों का उनको भी मालूम होता है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से भी जाहिर सी बात है मुलाकात करनी थी और चीफ जस्टिस साहब ने उन कुछ सवालों के जवाब भी नहीं दिए और ऐसा लगा जी कि IMF का जो वफ्द है वो अनकन्विंस्ड होकर वापस लौटा और उन्होंने फिर अपनी जो रिपोर्ट वगैरह वो दी। और अब जो IMF का वफ्द आया ये मज़ीद चीज़ों को टटोलेगा। अब देखेंगे ये IMF का वफ्द कहाँ कहाँ जो मुलाकातें हैं वो करता है और उसके बाद इसका जो डिसीजन है वो क्या होता है। एक और बात यहाँ पर आपको बताता चलूँ जी कि ये एक थ्योरी है कि बाज़ औक़ात हम अपने अहदाफ मुकम्मल नहीं हमने किए होते तो अमेरिका के थ्रू जो है वो हमारे ताल्लुकात होते हैं तो IMF से हम जो लोन है वो जारी करवा लेते हैं। लेकिन अब तो अमेरिका से भी ताल्लुकात का ये आलम है कि अभी तक वहाँ के किसी छोटे ऑफिसर ने भी कॉल नहीं की है। यहाँ पर पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट जो है ट्रंप साहब, नई इंतज़ामिया जो है वो आ गई है, यहाँ से कोशिशें हुई हैं और वहाँ के किसी छोटे अफसर ने भी जो मुलाकात है वो नहीं की। तो ये जो ताल्लुकात हैं वो फ़िलहाल इस नहज के ऊपर हैं। तो अब आप छोड़ दें कि अमेरिका के थ्रू IMF से जो थ्योरी है जी के हम जो कर्ज़ है अगर अहदाफ पूरे नहीं भी हुए तो हमें वो जो कर्ज़ है वो दे देंगे।
تو یہ 2 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں. 2 ہفتوں کے لیے IMF کا وفد پاکستان میں ہے، اور اسی ہفتے میں زیادہ امکان ہے جی کہ وہ بل پیش ہو جائے گا، نہیں تو اگلے ویک بھی چلیں آپ کر لیں. تو پھر بھی 2 ہفتے یہ رمضان کے شروع کا جو 15 دن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ان دنوں میں بہت ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہو جائیں گی. اور پھر ان طاقتوروں کے اپنے صحافی، یعنی کہ ان کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے کہ وہ انہی کے صحافی، انہی کا ایجنڈا لے کر چلتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ رمضان میں عمران خان صاحب کی رہائی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اچانک سے کیا ہو گیا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان تو گئے، ختم شد، کوئی رہائی نہیں، بس جو ہے وہ ان کی پولیٹکس ختم، تو وہ اب رہائی کے اوپر آ گئے ہیں. یعنی کہ 360 انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے. تو وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک تو عالمی سطح پر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یورپ امریکہ آمنے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اور یوکرین والا معاملہ حل ہونا ہی ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہی پھر یہاں پر رجیم چینج کا وہ سارا ہوا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب روس گئے تھے اور وہاں پر مذمت نہیں کی تھی، اور پھر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے جو ہے وہ پھر مذمت کی تھی. عمران خان صاحب مذمت نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نیوٹرل ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ مذمت ہو رہی تھی. تو اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ مطلب ہے کہ وزیر اعظم اگر ایک چیز کہہ رہا ہے، لیکن آرمی چیف جو ہے وہ پھر اپنا وہ ان کا جو بیان ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا کہ اس جگہ پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اب کیا چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو اس وقت کہا تھا وہ بالکل درست تھا، اور اگر اس وقت ہم نیوٹرل ہوتے تو آج یہ جو برطانیہ اور امریکہ برطانیہ، یورپین کنٹریز اور امریکہ اس وقت آمنے سامنے ہیں، اس لڑائی میں بھی ہم نیوٹرل رہ پاتے. کیونکہ ہم کہہ سکتے دیکھیں جی ہم تو یوکرین کے مسئلے کے اوپر بھی ہم نیوٹرل رہے ہیں، تو ابھی بھی ہم نیوٹرل ہی رہیں گے. لیکن اب آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت آپ جو ہے وہ مذمت کر رہے تھے روس کی، اور اب جو ہے وہ پورا جو یورپ ہے وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ دوسری طرف ہے، اور دونوں طرف سے آپ کو نقصان ہے. اگر آپ یورپ والی سائڈ پر جاتے ہیں تو امریکہ سے اگر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں، انڈیویجول تو لگ ہی رہی ہیں، جو بل ہے وہ آ رہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے. لیکن جو پابندیاں لگ جائیں گی اس کو آپ کیسے فیس کریں گے؟ حالات تو آپ کے ہیں ہی نہیں، معاشی جو اشاریے ہیں وہ کہاں پر ہیں، اور امریکہ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو پھر جو یورپ ہے اس کی مخالفت آپ لے لیں گے. تو اس وقت یہ پریشانی ڈلی ہوئی، اور اوپر سے یہ جو بلز وغیرہ پیش ہو رہے ہیں اس کی علیحدہ سے ٹینشن ہے. اگلی خبر جی آپ کو شیئر کرتا چلوں. آرمی چیف عاصم منیر صاحب مختلف دورے بھی کر رہے ہیں، کچھ خبریں بھی آ رہے ہیں، اور ان دوروں میں جی خاص طور پر ایک ایلیمنٹ نوجوانوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نوجوان اثاثہ ہیں، اور وہی جو ہے وہ مستقبل ہیں، اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جی، کیونکہ مریم نواز بھی اس قسم کے کچھ انہوں نے یونیورسٹیوں کے دورے کیے. پھر DGA SPR صاحب بھی لمز جو ہے وہ گئے، وہاں پر بھی ظاہر سی بات ہے یونیورسٹی ہے، نوجوان ہے سارے. لیکن پھر نوجوانوں کا جو رد عمل ہے وہ کیا آیا؟ تو اب نوجوانوں کی اہمیت کا بھی جو اندازہ ہے وہ ہو رہا ہے کہ نہیں، نوجوانوں کو تو ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنا پڑے گا. تو مریم نواز بھی کر رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی کوئی نوجوان نہیں ہے. آخر میں 26 نومبر کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ کل ایک عدالتی فیصلہ آیا جی، اور اس عدالتی فیصلے میں جو 25 نومبر کو ہی وہ جو رینجرز اہلکار جو گاڑی کی ٹکر سے وہ ہوا تھا ایک، تو اس کے بعد جو ہے وہ سارا ایک بیانیہ بنایا گیا، اور پھر یہ بھی جو ہے وہ کہا گیا جی کہ دیکھیں پھر اگر اس طرح کے ایکشن ہوں گے، اور PTI کے اوپر ڈالا گیا جی کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ کیا. اس طرح کی جو افواہیں تھی، بیانیہ تھا، وہ پہلے بنا، پھر بعد میں چیزیں جو ہے وہ حقیقتیں سامنے آئیں. تو پھر اس کے بعد یہ بھی پھر ہم بھی گولی اس لیے چلائی جی کہ دیکھیں گی یہ بھی اس طرح سے یہ کر رہے ہیں، تو ایک جواز جو ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش تھی. لیکن عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ دیا، اور جو ملزم تھے جس کی گاڑی سے وہ ہوا اس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے. تو وہ جو سارا بیانیہ اس وقت جو بنا وہ دھڑم سے کر کے اس وقت گر گیا ہے. اور پھر 26 نومبر کے معاملے پر علی امین گنڈا پور صاحب ہے نا، انہوں نے بھی کہہ دیا، جب میں نے آرمی چیف صاحب سے پوچھا کہ یہ گولی کیوں چلائی والا جو جواب ہے یہ تو دیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو کوئی گولی نہیں چلائی، یہ تو ہم وفاقی حکومت کے انڈر ہیں، اور 245 آرٹیکل کے تحت انہوں نے جو ہے وہ بلایا تھا، اور جو بھی ہوا وہ تو انہوں نے کیا، یعنی کہ ملبہ اس طرف ڈل گیا. تو یہ جو ہے وہ 26 نومبر کے حوالے سے، اور ظاہر سی بات ہے پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، پوری دنیا میں رپورٹس بھی آ رہی ہیں، سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور پھر یہ پابندیاں کے بل اور یہ چیزیں. تو یہ بہت اس وقت جو عالمی پریشر بھی اور انٹرنلی بھی جو پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. آخر میں آپ کو بتاؤں جی، پرویز خٹک صاحب کو جو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، ان کے اپنے جو حکومتی لوگ ہیں، وزراء ہیں، وہ اس فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ جو پرویز خٹک ہے نا جی، یہ تیلی پہلوان ہے، اور BRT میں اس کے جو کرپشن ہے اس کے خلاف مقدمے ہونے چاہیے. تو وہی پرویز خٹک ہے جنہیں آپ اپنی کابینہ میں شامل کر رہے ہیں. اور پرویز خٹک کی حالت یہ ہے
کہ وہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیت پائے. یہ سب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور کہیں وزیر دفاع رہ چکے ہیں لیکن اپنی سیٹ نہیں جیت پائے عمران خان کے بغیر. یہ ان کی حالت ہے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.